दुनिया के इतिहास में कई ऐसे नाम हुए जिन्होंने अपनी बुद्धिमानी से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान कौन रहा होगा? दोस्तों, जब हम जीनियस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आइंस्टाइन या स्टीफन हॉकिंग जैसे नाम आते हैं। लेकिन आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं उसका IQ आइंस्टाइन से भी कहीं ज्यादा था। उनका नाम था विलियम जेम्स सिडिस। विलियम का IQ 250 से 300 के बीच माना जाता था, जबकि आइंस्टाइन का IQ सिर्फ 160 के आसपास था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी जबरदस्त दिमागी ताकत होने के बावजूद विलियम का अंत बेहद दुखद और अकेला रहा। विलियम जेम्स सिडिस का जन्म 1 अप्रैल 1898 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उनके माता पिता यूक्रेन से आए यहूदी शरणार्थी थे और खुद भी अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज थे। पिता बोरिस सिडिस एक मशहूर मनोवैज्ञानिक थे और माँ सारा सिडिस उस दौर में डॉक्टर बनी थी जब महिलाओं के लिए मेडिकल स्कूल जाना बहुत बड़ी बात थी। विलियम के पैदा होते ही उनके पिता ने उन पर अपनी मनोवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि किसी भी बच्चे की बुद्धि उनके जीन से नहीं बल्कि उसे मिलने वाली परवरिश से तय होती है। उन्होंने कहा था कि अगर सही तरीके से शुरुआत की जाए तो किसी भी बच्चे को जीनियस बनाया जा सकता है। विलियम ने सिर्फ 6 महीने की उम्र में अल्फाबेट सीख ली थी और जब वो सिर्फ 1.5 साल के थे तब वे द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार पढ़ने लगे थे। उनकी सीखने की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोग उन्हें देखकर दंग रह जाते थे। उनके माता पिता उन्हें खिलौने से खेलने नहीं देते थे, बल्कि उनके लिए हर पल सीखने का एक मौका था। जहां दूसरे बच्चे बच्चियां परियों की कहानियां सुनते थे, वहीं विलियम को सोते समय यूनानी पौराणिक कथाएं सुनाई जाती थी। उनके पिता का मानना था कि बच्चों के लिए खेलकूद जैसी चीजें बेकार और समय की बर्बादी है। सीखने की इसी जुनून ने विलियम को 8 साल की उम्र तक आते आते 8 अलग अलग भाषाएं सिखा दी थी। इनमें लैटिन, ग्रीक, जर्मन, रूसी, हिब्रू, तुर्की, फ्रेंच और अर्मेनियाई शामिल थी। हद तो तब हो गई जब इस छोटे से बच्चे ने वेंडरवुड नाम की अपनी खुद की एक भाषा ही बना डाली। विलियम के लिए पढ़ाई कोई बोझ नहीं थी, बल्कि एक पैटर्न और स्ट्रक्चर को समझकर वो चीजें सीखते थे। उनकी माँ अक्सर कहती थी कि उनके बेटे ने कभी चीजें रटी नहीं, बल्कि हर चीज के पीछे के तर्क को समझा। अखबारों ने भी इस वंडर बॉय को कवर करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। हालांकि विलियम के माता पिता का कहना था कि वो पूरी तरह से एक सामान्य बच्चा है, लेकिन क्या सच में इतने दबाव में रहने वाला बच्चा कभी सामान्य रह सकता था? दोस्तों, विलियम की बुद्धि का असली इम्तिहान तब हुआ जब उन्होंने मात्र 11 साल की उम्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में कदम रखा। दरअसल उनके पिता उन्हें 9 साल की उम्र में ही वहां भेजना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इतनी कम उम्र के बच्चे को लेने से मना कर दिया था। जब 11 साल की उम्र में विलियम हार्वर्ड पहुंचे तो उन्होंने गणित की दुनिया में धमाका कर दिया। एडमिशन के कुछ ही समय बाद उन्होंने हार्वर्ड के मैथ क्लब में 4th डायमेंशन पर एक लेक्चर दिया। उस हॉल में बड़े बड़े गणितज्ञ और MIT के प्रोफेसर मौजूद थे। 11 साल के इस बच्चे ने जिस जटिलता के साथ गणितीय आकृतियों को समझाया, उसे देखकर वहां मौजूद विद्वान सन्न रह गए। एक प्रोफेसर ने तो भविष्यवाणी कर दी कि ये लड़का भविष्य का सबसे बड़ा खगोल शास्त्री और गणितज्ञ बनेगा। लेकिन कामयाबी की इस चमक के पीछे एक अंधेरा भी था। हार्वर्ड में विलियम कभी घुल मिल नहीं पाए। उनके साथ पढ़ने वाले छात्र उनसे कई साल बड़े थे। विलियम को न तो खेलकूद में कोई दिलचस्पी थी और न ही उन्हें लड़कियों से बात करना आता था। बाकी छात्रों की नज़र में वो सिर्फ एक अजीब या अजूबे लड़के बनकर रह गए थे। मीडिया भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। अखबारों में उनका मजाक उड़ाने वाले कार्टून छपते और हर वक्त ये साबित करने की कोशिश की जाती कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इसी दौरान विलियम बीमार पड़ गए, जिसे मीडिया ने मेंटल ब्रेकडाउन का नाम दे दिया। ये अफवाह उनकी पूरी जिंदगी उनके पीछे साए की तरह चलती रही। अपनी ग्रेजुएशन के समय उन्होंने पत्रकारों से एक ऐसी बात कही जो उनकी आगे की जिंदगी का सच बताने वाली थी। उन्होंने कहा, मैं एक आदर्श जिंदगी जीना चाहता हूं और आदर्श जिंदगी जीने का एक ही तरीका है कि आप भीड़ से दूर अकेले में रहें। मुझे भीड़ से हमेशा नफरत रही है। हार्वर्ड छोड़ने के बाद 17 साल की उम्र में वो टेक्सास के राइस इंस्टीट्यूट में गणित पढ़ाने चले गए, लेकिन वहां भी वही कहानी दोहराई गई। उनके छात्र जो उनसे उम्र में बड़े थे उनका मजाक उड़ाते। लड़कियां मजाक मजाक में उन पर क्रश होने का नाटक करती ताकि उन्हें शर्मिंदा किया जा सके। हार्वर्ड लॉ स्कूल में एडमिशन लेकर भी उन्होंने आखिरी सेमेस्टर में पढ़ाई छोड़ दी। उनकी मां सारा इस बात से आग बबूला हो गई थी। विलियम धीरे धीरे अपने ही परिवार और उस गणित की दुनिया से नफरत करने लगे थे जिसने उन्हें कभी सुपरस्टार बनाया था। हार्वर्ड और राइस इंस्टीट्यूट के कड़वे अनुभवों ने विलियम को अंदर से तोड़ दिया था। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करेंगे। उन्होंने गणित से इस कदर नफरत करना शुरू कर दिया कि जब भी कोई उन्हें मुश्किल सवाल सुलझाने को कहता वो रोने लगते। विलियम न्यूयॉर्क चले गए और वहां बेहद मामूली नौकरियां करने लगे। एक ऐसा शख्स जो ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकता था अब एक
ऑफिस में मैकेनिकल कैलकुलेटर चलाने वाले ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा था। अखबारों को जब ये पता चला कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान लड़का अब सिर्फ $23 प्रति हफ्ते की कगार पर काम कर रहा है, तो उन्होंने इसे चटकारे लेकर छापा। विलियम अपनी पहचान छिपा कर रखते थे, लेकिन जैसे ही उनके साथ काम करने वाले लोगों को पता चलता कि वे मशहूर विलियम सिडिस हैं, वे तुरंत नौकरी छोड़कर दूसरी जगह चले जाते। एक बार एक रेलवे कंपनी ने उन्हें उनके टैलेंट के हिसाब से ऊंचे पद और ज्यादा पैसे देने की पेशकश की, लेकिन विलियम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे गणित का नाम भी नहीं सुनना चाहते। इसी दौरान उनकी जिंदगी में राजनीति और प्यार ने दस्तक दी। विलियम पूंजीवाद के सख्त खिलाफ थे और समाजवाद की ओर झुक रहे थे। 1919 में उन्होंने बोस्टन में एक शांति मार्च का नेतृत्व किया, जो हिंसक हो गया और उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल में उनकी मुलाकात मार्था फुलो नाम की एक लड़की से हुई। विलियम, जिन्होंने कभी किसी महिला के प्रति दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, मार्था के प्यार में पागल हो गए। हालांकि उन्होंने पहले कसम खाई थी कि वो कभी शादी नहीं करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, लेकिन मार्था के लिए उनका दिल पिघल गया। अफसोस कि ये प्यार भी अधूरा रहा। मार्था ने उनके प्यार को कभी स्वीकार नहीं किया, हालांकि वो दोनों आगे दोस्त बने रहे। विलियम अपनी मौत के दिन तक मार्था की एक फोटो अपनी जेब में लेकर घूमते थे। मार्था ने बाद में एक मशहूर लेखक से शादी की और अपनी यादों में विलियम का जिक्र करते हुए दुनिया का सबसे मशहूर और दुखद जीनियस बताया। प्यार में मिली इस नाकामयाबी ने शायद विलियम को और भी ज्यादा अकेला कर दिया और उन्होंने खुद को पूरी तरह बाहरी दुनिया से काट लिया। भले ही विलियम ने गणित से तौबा कर ली थी, लेकिन उनका दिमाग शांत नहीं था। 1925 में उन्होंने द एनिमेट एंड द इनएनिमेट नाम की एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम को चुनौती दी थी। विज्ञान का ये नियम कहता है कि ब्रह्मांड धीरे धीरे हीट डेथ की ओर बढ़ रहा है, यानी एक वक्त ऐसा आएगा जब सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और सब कुछ जम जाएगा। विलियम ने अपनी थ्योरी में तर्क दिया कि जीवित चीजें ऊर्जा के एक गुप्त स्रोत का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड की इस दिशा को पलट सकती हैं। उन्होंने इसे एक सीढ़ी से गिरती हुई गेंद के उदाहरण से समझाया। अगर हम फिल्म को उल्टा चलाएं तो ऐसा लगेगा जैसे कोई छिपी हुई ताकत गेंद को ऊपर धकेल रही है। विलियम की ये थ्योरी अपने समय से बहुत आगे की थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस समय किसी भी वैज्ञानिक संस्थान या अखबार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उनकी मेहनत को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया, जबकि उनकी निजी जिंदगी पर गपशप छापना मीडिया का पसंदीदा काम था। इसके बाद विलियम ने विज्ञान और कॉस्मोलॉजी पर लिखना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, विलियम के मन में अपने माता पिता के प्रति कड़वाहट इस कदर बढ़ गई कि जब अक्टूबर 1923 में उनके पिता बोरिस सिडिस की स्ट्रोक से मौत हुई तो वो उनके जनाजे में भी नहीं गए। उन्हें अपनी माँ सारा से भी नफरत थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बचपन में उनकी माँ ने ही उन्हें नियंत्रित किया और एक सामान्य बच्चा बनने का हक छीन लिया। दिलचस्प बात यह है कि उनके माता पिता ने अपनी दूसरी संतान विलियम की छोटी बहन हेलेना को उसी सख्ती और दबाव में नहीं पाला। हेलेना को कभी स्कूल नहीं भेजा गया, क्योंकि उनके पिता विलियम के अनुभव से बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन विलियम अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने ही इसे पढ़ना लिखना सिखाया और उसे यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में मदद की। विलियम की बुद्धि जितनी ऊंची थी, उनकी व्यवहारिक जिंदगी यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ उतनी ही कमजोर थी। उन्होंने अपनी बुआ को एक बार बताया था कि उन्हें कभी अपने जूतों के फीते बांधना तक नहीं सिखाया गया। उनके माता पिता ने उन्हें ब्रह्मांड की समझ तो दी, लेकिन खुद का ख्याल रखना नहीं सिखाया। वे अक्सर फटे पुराने कपड़ों में रहते, दाढ़ी नहीं बनाते और नहाने से कतराते थे, जिसकी वजह से उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले शख्स के पास अपनी बुनियादी साफ सफाई के लिए कोई समझ ही नहीं थी। अपने जीवन के आखिरी समय में विलियम वापस बोस्टन लौट आए। यहाँ भी उन्होंने वही रास्ता चुना, गुमनामी और छोटी मोटी क्लर्क की नौकरियां। एक ऐसा दिमाग जो आइंस्टाइन और मार्कोनी जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ने की काबिलियत रखता था, अब एक अंधेरे और पुराने से कमरे में अपनी जिंदगी के दिन काट रहा था। 1937 में एक अखबार ने उन्हें ढूंढ निकाला और उनकी हालत पर एक बेहद तीखा लेख छापा। लेख का शीर्षक कुछ ऐसा था कि कभी जिस बच्चे को विज्ञान का भविष्य कहा गया था, आज वो एक अंधेरी कोठरी में अकेला और बेपरवाह रह रहा है। विलियम का स्वास्थ्य भी तेजी से गिर गया था। उनका वजन बढ़ गया था और वो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो गए थे। ये वही बीमारी थी जिसने उनके पिता की जान ली थी। आखिरकार 17 जुलाई 1944 को मात्र 46 वर्ष की उम्र में विलियम जेम्स सिडिस की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। उन्हें न्यू हैम्पशायर में उनके पिता की कब्र के बगल में ही दफना दिया गया। दोस्तों, विलियम की मौत के बाद दुनिया भर में बहस छिड़ गई। क्या विलियम अपने पिता के उस मनोवैज्ञानिक प्रयोग का शिकार हुए थे जिसमें उन्हें बचपन से ही एक मशीन की तरफ पढ़ाया गया, या फिर वे जनता के उस क्रूरता के शिकार थे जिसने उन्हें कभी एक इंसान की तरह जीने ही नहीं दिया? राइस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बाद में लिखा था कि विलियम की त्रासदी उनकी शिक्षा नहीं, बल्कि समाज का वो नजरिया था जिसने उन्हें हमेशा एक अजूबे की तरह देखा, एक इंसान की तरह नहीं। विलियम जेम्स सिडिस की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है।
सफलता का मतलब सिर्फ ऊंचा आईक्यू या बड़ी डिग्रियां हासिल करना नहीं है। एक खुशहाल जिंदगी के लिए भावनाओं की समझ, सामाजिक जुड़ाव या मानसिक शांति उतनी ही जरूरी है जितनी की बुद्धिमानी। विलियम ने शायद गणित के मुश्किल से मुश्किल सवाल हल कर लिए थे, लेकिन वे जिंदगी के उस सबसे जरूरी सवाल का जवाब कभी नहीं ढूंढ पाए कि खुश कैसे रहा जाए। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि विलियम के माता पिता ने उन्हें जीनियस बनाने के चक्कर में उनका बचपन छीन लिया था, या फिर आपको लगता है कि समाज ने उनके साथ नाइंसाफी की? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको दुनिया के इस सबसे बुद्धिमान मगर बदकिस्मत इंसान की कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें। इतिहास और विज्ञान की ऐसे ही अनसुनी दास्तानों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।